स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज न्यूज का एक्सरे में हम सबसे पहले आपको बताएंगे 16 घंटे बाद दिल्ली कूच करेंगे मुसलमान। वक्फ को लेकर कैसे भड़काया जा रहा है, कैसे बरगलाया जा रहा है और मुसलमान प्रदर्शन को लेकर किस तरह अड़ गए हैं। इसके बाद आपको बताएंगे औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की मांग उठने लगी है और ये मांग हिंदूवादी संगठनों ने तेज कर दी है। इसके बाद आपको बताएंगे योगी आदित्यनाथ ने आखिर क्यों कहा है कि तड़के वाली दाल ही अच्छी लगती है। इसके साथ ही संभल में इस समय क्या हो रहा है, संभल में सुरक्षा व्यवस्था के बीच होली मनाई है। संभल में मस्जिद की पुताई का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन हिंदू संगठन भगवा रंग करने की बात कह रहे हैं। और इसके बाद बताएंगे भारत का सबसे बड़ा दुश्मन नेस्तनाबूद कर दिया है, खत्म कर दिया है, लेकिन किसने किया और कैसे उसके साथ उसके शागिर्दों के भी होश ठिकाने लगा दिए, बताएंगे आपको। लेकिन पहले हेडलाइंस। लेक्स फ्रिडमैन के साथ पॉडकास्ट में पीएम मोदी का पाकिस्तान पर हमला, कहा वैश्विक समस्या बन गया है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाला आतंकवाद। पीएम मोदी ने अपने जीवन के कई पहलुओं पर बात की, कहा दुनिया में सबको पता है मेरा देश मेरी पहली प्राथमिकता है, जनता ही मेरे हाईकमान है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन पर हुई समीक्षा बैठक, गृह मंत्री अमित शाह ने की मीटिंग की अध्यक्षता। असम में अखिल बोडो छात्र संघ के कार्यक्रम में हुए शामिल। गोरखपुर में कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, कहा एक तबके ने कुंभ को लेकर दिखाई बेहद शानदार रिपोर्ट, लेकिन एक गुट लगातार फैलाता रहा नकारात्मकता। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर एक बड़ा हमला, आत्मघाती हमले में 90 पाक सैनिक ढेर, कई घायल, बीएलए ने ली अटैक की जिम्मेदारी। सत्रह मार्च को हल्ला बोल की तैयारी है दर्शक, लेकिन यह हल्ला बोल आम नहीं रहने वाला है। अलग अलग जगह पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि अब कुछ घंटे बाकी हैं। पहली 3 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, 3 तस्वीर दिखाइए कैसे यह हल्ला बोल रहेगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। उधर शिवाजी यूनिवर्सिटी के नाम पर प्रदर्शन की पूरी तैयारी है और औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर हिंदू संगठन मैदान में आ गए हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, औरंगजेब को लेकर सियासी पारा हाई है, नया राजनीतिक घमासान मचा हुआ है औरंगजेब की कब्र को लेकर। महाराष्ट्र के संभाजी नगर के खुलताबाद में मौजूद औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर कई हिंदू संगठनों ने चेतावनी दे दी है और अब कह दिया है कि औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए। औरंगजेब को लेकर छिड़ा सियासी घमासान कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। ये महाराष्ट्र से लेकर यूपी और देश के दूसरे राज्यों तक फैलता जा रहा है। अब ये मुद्दा औरंगजेब की कब्र खोदने पर आकर टिक गया है। हिंदू संगठनों ने, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र जल्द से जल्द हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है। हिंदू संगठन साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर औरंगजेब की कब्र जल्द नहीं हटाई गई तो वो कार सेवा शुरू कर देंगे। कल यानी 17 मार्च को पूरे राज्य में इसके खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। औरंगजेब जैसा क्रूर, हिंसक और अमानवीय शासक वैश्विक इतिहास में कहीं नहीं मिलता। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद तय किया है कि हम उस कब्र का भी सत्यानाश करके और उसकी मानसिकता को भी देश से विदा करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी देते हुए ये भी साफ कहा है कि अगर औरंगजेब की कब्र को हटाने में देरी हुई तो वो अयोध्या में कार सेवकों ने जिस तरह से अभियान चलाया था, ठीक उसी तरह औरंगाबाद में भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। यही वजह है दर्शकों की राजनीति गरमाते देख औरंगजेब की कब्र पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, जो 24 घंटे यहां पर निगरानी कर रहे हैं। यहां आने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। लेकिन आपको बता दूं, 318 साल बाद कहा जा रहा है कि औरंगजेब की कब्र खुदेगी। छत्रपति संभाजी नगर में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। औरंगजेब की कब्र के आसपास सुरक्षा बढ़ गई है। एसआरपी के एक बैच को और बढ़ा दिया गया है। कब्र के आसपास 2 अधिकारी तैनात किए गए हैं, साथ ही 15 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। कई जगह पर नाकेबंदी कर दी गई है और कब्र पर जाने वाले हर शख्स की चेकिंग की जा रही है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। यानी एक तरफ दर्शक बजरंग दल है, दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद है और इसकी चेतावनी को देखते हुए छत्रपति संभाजी नगर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन, हिंदू धर्मगुरुओं का समर्थन लगातार उन्हें मिलता जा रहा है और इस पर राजनीतिक पारा भी उसी रफ्तार से बढ़ने लगा है।
वीएचपी और बजरंग दल ने कार सेवा का ऐलान किया तो साधु संत इनके समर्थन में उतर आए। साधु संतों ने ये भी हुंकार भर दी कि अगर औरंगजेब की कब्र को जल्द से जल्द नहीं हटाया गया तो बाबरी जैसा आंदोलन होकर रहेगा। महाराष्ट्र सरकार को निवेदन है कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कोई जरूरत नहीं है, उसकी कब्र तुरंत ध्वस्त की जाए। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि ने समर्थन किया है। ऐसा नहीं हुआ तो सभी हिंदुत्ववादी संगठनें वहां जाके कार सेवा करेगी। औरंगजेब की कब्र यहाँ से हटाई जाए। अगर वो एएसआई मॉन्यूमेंट के अंदर भी आता है तो जो कानून है वो कानून की प्रक्रिया से उसमें बदलाव लाके वो कब्र महाराष्ट्र से हटाई जाए, ऐसी सभी संत महात्माओं की मांग है। साधु संत हिंदू संगठन के समर्थन में एकजुट हो रहे हैं तो मौलानाओं ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर ली है, लेकिन इस पर भी सबके विचार अलग अलग हैं। औरंगजेब सच्चा ईमानदार बादशाह था। उसने सैकड़ों मंदिरों को दान दिया, सैकड़ों मंदिरों को। 2, 4, 5 मंदिर होंगे जो तोड़े होंगे उसने, और वो भी वो तोड़े हैं जिनमें उसके खिलाफ साजिश होती थी। कुछ फर्क नहीं पड़ता, हटाओ नहीं हटाओ। और औरंगजेब को क्या फर्क पड़ता है? औरंगजेब को मरे हुए 320 साल हो गए। औरंगजेब सही है, गलत है, क्या है, ये एकेडमिक दायरे में रहना चाहिए। महाराष्ट्र में छिड़ी इस जंग का असर यूपी की सियासत में भी गर्माहट भर रहा है। सपा सांसद डिंपल यादव इसे बीएमसी चुनाव से जोड़ रही हैं। जैसे जैसे चुनाव आएंगे पास और नजदीक, इस तरह की सियासत बढ़ती जाएगी, क्योंकि यह जो इनकी जो भावना है, ये विभाजन की नीति और नीयत से काम करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। औरंगजेब की कब्र पर छिड़ी जंग अभी थमती नजर नहीं आ रही है, बल्कि बजरंग दल और वीएचपी की चेतावनी के बाद देखना ये होगा कि अब से कुछ घंटे बाद महाराष्ट्र में औरंगजेब पर सियासी रुख किस ओर जाकर थमेगा। औरंगजेब पर छिड़े घमासान के बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में एक लेख लिखा जिस पर बवाल छिड़ा हुआ है। क्या है उस लेख में, आइए आपको वो बताता हूं। औरंगजेब पर घमासान मचा हुआ है दर्शकों, क्योंकि शिवसेना मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाया जा रहा है। सामना में यह लिखा गया, देश में धार्मिक नफरत का माहौल है, बंटवारे की तरह। सामना के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा, हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को जोड़ा है। संजय राउत शिवसेना को खत्म कर कर ही दम लेंगे। संजय राउत सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये एकनाथ शिंदे ने कहा है। अब आप सोचिए दर्शकों, कोल्हापुर में शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज करने को लेकर भी कुछ घंटे बाद प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें हिंदूवादी संगठनों के साथ ही टी राजा के शामिल होने की खबर मिल रही है। एक तरफ मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर प्रदर्शन होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोल्हापुर की धरती पर भी एक प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। प्रदर्शन हिंदूवादी संगठन और शिवाजी प्रेमी करने वाले हैं, जिसमें शामिल होने वाले हैं बीजेपी विधायक और हिंदुत्व की छवि रखने वाले टी राजा। छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में सारा हिंदू मैदान में। कोल्हापुर के सभी हिंदू वीरों, फिर से एक बार मैं राजा सिंह आपके कोल्हापुर आने वाला हूँ। प्रदर्शन की वजह है शिवाजी विश्वविद्यालय का नाम छत्रपति शिवाजी कराना। इसे लेकर लंबे समय से हिंदूवादी संगठन मांग कर रहे हैं ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान दिया जा सके, और इसके लिए 17 मार्च को बड़ी तादाद में लोग जुड़ने वाले हैं। खुद टी राजा ने एक वीडियो के माध्यम से लोगों को जुड़ने की अपील की है। साथ ही कहा है कि जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान से वंचित रखना चाहते हैं, ये उन लोगों को चुनौती है। 17 मार्च के दिन कोई कार्य नहीं करना है, सभी दुकानें बंद करना है। पूर्ण समय इस मोर्चे के लिए आप सबको देना है। बहुत बड़ा मोर्चा रहेगा। एक दिन हम सबके छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान के लिए हमें देना है। अब आपको राजस्थान के उदयपुर में मनाई जाने वाली होली की तस्वीर दिखाता हूं, जो रंगों से नहीं बल्कि बंदूक, तोपों और तलवारों से खेली जाती है। दरअसल उदयपुर जिले के मीनार गांव में अनोखे तरीके से होली का पर्व मनाया जाता है, और इस पर्व में बारूद में होली खेलने का रिवाज है, यानी तोप बंदूक चलाकर बारूद की होली खेली जाती है। इस दौरान पटाखों के साथ साथ बंदूकों की प्रदर्शनी सी लगती है, और स्थानीय लोग अपने घर से हथियार लाते हैं और एक साथ इकट्ठा होकर जश्न मनाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये त्योहार उस ऐतिहासिक जंग को समर्पित है जब मीनार के योद्धाओं ने मुगल सेना को खदेड़ दिया था।
उनकी वीरता को याद रखने के लिए हर साल बारूद की होली मनाने की परंपरा चली आ रही है। पहले मोहम्मद शमी की बेटी और अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, जिन्होंने होली खेली तो मजहबी मौलानाओं की टोली इस्लाम का झंडा बुलंद करने पर, विरोध करने पर उतारू हो गई। किसी मुसलमान के होली खेलने के लिए ये शरीयत के खिलाफ बताते हैं। अब सवाल ये है कि क्या मुसलमानों का होली खेलना एक गुनाह है? जरूरी नहीं है कि हम गैर इस्लामी रस्मों को निभाएं तभी वो भाईचारा होगा, कि उन्हें तौबा करनी चाहिए। इन्हीं मजहबी ठेकेदारों की वजह से देश का माहौल बिगड़ता है। इन्हीं नफरती मौलानाओं की वजह से देश की शांति भंग होती है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने रंगों का त्योहार होली क्या खेल ली। मजहब की दुकान खोलकर बैठे इन मौलानाओं को दुकान बंद होने का डर सताने लगा। बस फिर क्या था, इसे इस्लाम के खिलाफ बताने की बात दोहराने लगे कि हमें शरीयत ने कुछ दायरे दिए हैं, उसको निभाना जरूरी है। हम भाईचारे के अंदर या भाईचारे के लिए ऐसे शिरकिया काम कर जाते हैं जो शरीयत के दायरे के बहुत खिलाफ होते हैं। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि एक मुसलमान किसी दूसरे मजहबी मसले में, त्यौहार में बाकायदा शिरकत करे। देश की गंगा जमुना तहजीब इन्हें रास नहीं आ रही और वो किसी भी मुसलमान को होली का त्योहार ना खेलने की नसीहत दे रहे हैं। हाँ, इतना जरूर कह रहे हैं कि भाईचारा बढ़ाना है तो उसके दूसरे भी रास्ते हैं। देवबंदी उलेमा ने कहा कि सांसद इमरान मसूद एक मुसलमान है और मुसलमान को शरीयत के हिसाब से चलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम गैर इस्लामी रस्मों को निभाएं तभी वो भाईचारा होगा। मैं ऐसे तमाम लोगों को कहना चाहूंगा कि उन्हें तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से अपने गुनाह की तलाफी करनी चाहिए। रंग उड़ाना और लगाना शरीयत के खिलाफ है और भाईचारा बढ़ाने के दूसरे रास्ते अपनाना चाहिए। तो ऐसे मौलाना मौलवियों से सवाल है कि क्या भाईचारा बढ़ाने के लिए ये रास्ता गलत है या फिर आप लोगों को डर है कि अगर देश में अमन चैन कायम हो गया तो इनकी मजहबी दुकानों पर ताला लग जाएगा। हालांकि इमरान मसूद का ये पॉलिटिकल स्टंट है या फिर कुछ और। होली खेलने के बाद वो देवबंदी उलेमा और दूसरे मजहबी मौलानाओं के निशाने पर जरूर आ गए हैं। इधर मौलाना नई नई बातें कर रहे हैं, उधर पहले महाकुंभ, फिर मथुरा और अब केदारनाथ धाम में मुसलमानों की एंट्री बैन की जा रही है। मुसलमानों की एंट्री बैन होने की मांग उठने लगी है। मांग बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने की है, जिसके पीछे तर्क है कि सनातनियों की पवित्रता और धाम की पवित्रता को ये लोग बिगाड़ते हैं, जिसके लिए सियासत गरमाने लगी है। क्या केदारनाथ धाम में मुसलमानों की एंट्री बैन हो जाएगी? ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने केदारनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग कर दी है। कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ पर मीट मांस शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूँगी कि उस पे इन चीज़ों को जांच करके देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए। वहाँ पर केदारनाथ धाम यात्रा मई में शुरू होने वाली है, जिसमें लाखों सनातनी शामिल होंगे और उनकी पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाने की बात सामने आई है। बीजेपी विधायक के मुताबिक उन्होंने प्रभारी मंत्री के साथ ही तमाम हिंदू संगठनों के साथ बैठक की थी, जिसमें सुझाव आया कि गैर हिंदू धाम को बदनाम करने का काम करते हैं, ऐसे में उन्हें चिन्हित कर बैन किया जाए। हमारे धाम की केदार बाबा की जो महत्ता है, जिसके लिए लोग दर्शन करने आते हैं भक्ति भाव से, वो भक्ति भाव से लोग दर्शन करके जाएं और ऐसी चीजें वहां पर न हो, ऐसा मेरा भी प्रयास रहेगा। इससे पहले महाकुंभ में भी मुसलमानों की एंट्री को लेकर बवाल हुआ था। इसके बाद मथुरा वृंदावन में ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग की गई थी। मथुरा वृंदावन के साधु संतों ने कहा था कि होली हिंदुओं का त्योहार है, इसमें मुसलमानों का क्या काम। इधर मुसलमानों को बैन करने की मांग की जा रही है, उधर उत्तर प्रदेश के रामपुर में होली के अगले दिन जमकर बवाल हो गया। यहां दो पक्ष आमने सामने आ गए। बवाल इतना बढ़ गया कि बीच बचाव करने आई पुलिस पर भी पथराव कर दिया। रामपुर के मथुरापुर खुर्द गांव में दो पक्ष डीजे बजाने को लेकर आपस में भिड़ गए। एक पक्ष पहले से डीजे बजा रहा था, दूसरा पक्ष अपना डीजे लेकर आ गया और इसी पर विवाद खड़ा हो गया। रामपुर में होली के रंग में भंग पड़ते देर नहीं लगी, जब डीजे बजाने का विवाद मारपीट और पथराव तक पहुंच गया। झड़प की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंची, लेकिन ये लोग इस कदर बेकाबू हुए थे कि पुलिस वालों सुनने को तैयार नहीं दिखे। एक दूसरे से हाथापाई करते रहे, नोकझोंक बराबर जारी रही।
ऐसे में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया तो उनके साथ के लोग बीच बचाव में उतर आए। पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया गया। पुलिस वाले हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराते दिखाई दिए, लेकिन इन लोगों ने एक दूसरे से भिड़ंत जारी रखी। इस दौरान फायरिंग भी हुई और जमकर पत्थरबाजी भी की गई। दो पक्षों में झगड़ा हो गया, दोनों पक्षों ने पथराव किए हैं। कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, उनको इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जो दोषी हैं उनको चिन्हित करने की, अभियुक्त पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। जितने लोग भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध अत्यंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों ओर से फायरिंग और पत्थरबाजी के दौरान 3 लोगों को छर्रे लगे, जिन्हें रामपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि कुछ लोग राजू राजपूत नाम के एक शख्स के घर पर चढ़ गए थे, वहीं से उन्होंने दूसरे पक्ष के लोगों पर पत्थर बरसाए और फायरिंग की। आज रिपब्लिक भारत की टीम उसी घर में पहुंची, उस वक्त क्या हुआ था उन हालात को जानने की कोशिश की। रामपुर के मथुरापुर खुर्द गांव में डीजे बजाने को लेकर फायरिंग और पत्थरबाजी से पूरा इलाका दहशत में है। राजू राजपूत के घर में तो जगह जगह पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। घर के फर्श से लेकर दीवारें झड़प की पूरी कहानी को बयां कर रही है। घर में घुसने से लेकर कमरों के बाहर और आंगन में हर जगह छोटे बड़े पत्थर बिखरे नजर आ रहे हैं और दीवारों पर हमले के निशान घटना को जिंदा कर रहे हैं। ये घर है और इस घर में जब हम दाखिल हो रहे हैं तो आपको रास्ते पे कुछ इस तरीके के जो पत्थर है वो पड़े हुए नजर आएंगे, लेकिन घर के अंदर की तस्वीर आप देखिए कि पूरा आंगन जो है वो पत्थरों से पटा हुआ है। और आप इसी तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कल रात को, शनिवार रात को तस्वीर यहाँ की किस तरीके की रही होगी। आप ये पत्थर देखिए, ये घरों पर जो है फेंके गए। घर में जो लोग थे वो संभवतः इसमें घायल हुए और यही कारण है कि 5 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर के अंदर जब हमारी टीम गई तो कमरे के दरवाजे पर जो दिखा वो हैरान करने वाला था। कमरे का ताला टूटा था, कुंडी टूटी थी और जिसके बाद आरोपियों के मंसूबों पर भी सवाल उठने लगे। आप कमरों की तस्वीर देखेंगे तो ये लॉक है, इन लॉक को भी तोड़ने की जो कोशिश है वो की गई। आप संभवतः यहाँ पर देखेंगे लॉक पूरे तरीके से टूटा हुआ है। तो मंशा उनकी क्या थी? क्या सिर्फ पथराव करना ही उनकी मंशा थी? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई, ये इस और इशारा कर रही है कि पथराव तो किया गया, फायरिंग की गई और कई लोगों के पैर पे जो बुलेट शेल्स हैं वो भी संभवतः लगे हैं। गेट पे इन्होंने इन लोगों ने घेर लिया, फिर वो हमने घर में बुला लिया अपना लड़का। इन्होंने अद्धाबाजी करी थी, इन लोगों ने गोली चलाई, अद्धाबाजी करी थी घर पे। तो इन्होंने सोचा कि आज निकले हैं, मारपीट भी करी, बदतमीजी भी करी हमारे साथ में और हमारा गेट भी तोड़ दिया इन्होंने। विवाद के वक्त मौजूद चश्मदीदों ने पूरी घटना को हमारे कैमरे पर बताया कि किस तरीके से विवाद बढ़ा और कैसे पुलिस कर्मचारियों को भी उन लोगों ने अपने लपेटे में लेने की कोशिश की। गेट पे इन्होंने इन लोगों ने घेर लिया, फिर वो हमने घर में बुला लिया अपना लड़का। इन्होंने अद्धाबाजी करी थी, इन लोगों ने गोली चलाई, अद्धाबाजी करी थी घर पे। तो इन्होंने सोचा कि आज निकले हैं, मारपीट भी करी, बदतमीजी भी करी हमारे साथ में और हमारा गेट भी तोड़ दिया इन्होंने। बहुत ज्यादा ये लोग 4 दिन से परेशान कर रहे थे सभी को, प्रशासन को भी नहीं छोड़ रहे थे ये लोग प्रशासन को भी नहीं छोड़ रहे थे, तो हमें भी परेशान कर रहे थे बहुत। और कल इन्होंने आत कर दी, पथराव कर दिया और गालियां, छेड़खानी, वापस गाड़ी को ले जाना और गाली गलौज करना, ये सब कर रहे थे ये लोग जानबूझ के। के जाने के बाद सबको मारपीट करेंगे, सबको मार के मोहल्ले वालों को, पुलिस के जाने के बाद सबको मारने कह रहे हैं। हाँ। ये लोग लाए थे कि हम मंदिर पे बजाएंगे, मंदिर पे बजाने के बाद में फिर ये चौराहे पे लाए थे, चौराहे पे लाए गए, फिर ये चौराहे पे बजाने लगे, फिर ये आगे बढ़ाने लगे, तभी पुलिस आ गई। फिर पुलिस आई तो इन लोगों ने पुलिस से भी मान लो भिड़ने को तैयार हो गए। फिलहाल गांव में शांति है, लेकिन तनाव को देखते हुए यूपी पुलिस मौके पर तैनात है। ये योगी का रामपुर है, जहां आरोपियों को सजा मिलकर रहेगी। उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपने देखी, अब आपको लेकर चलता हूं मध्य प्रदेश। केवल उत्तर प्रदेश के रामपुर में ही बवाल को शांत करने गई पुलिस पर हमला नहीं हुआ, बल्कि ऐसी ही तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के मऊगंज में 2 गुटों के बीच विवाद को सुलझाने गई पुलिस पर वहां मौजूद लोगों ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस की टीम को बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा गया और इस घटना में एक युवक और एएसआई की मौत तक हो गई, वहीं पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। 2 गुटों के बीच आपसी विवाद इतना बढ़ सकता है कि पुलिस अधिकारियों को भी उसमें बंधक बना लिया जाता है। ऐसी आग एमपी के मऊगंज में लगी, पत्थरबाजी हुई, शनि द्विवेदी नाम के एक युवक को बंधक बनाया गया। वहां जब हमारी टीम पहुंची तो वो झोपड़ी भी हमारे सामने थी, वहां का माहौल भी हमारे सामने था। छोटे छोटे ईंट पत्थर वहां सड़क पर पड़े मिले। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ईंट पत्थर के निशान हैं, ये लाठी डंडे भी दिख रहे हैं
हालांकि ये छोटा सा किराना का दुकान भी है, इसमें कुछ सामान भी मिलते हैं। और लेकिन कल का जो दिन था यानी कि होली के अगले दिन 15 तारीख को यहाँ पर जिस तरह से खून खराबे की बात आई सामने, वह पूरे गांव में एक सनसनी फैला दी है। और यहाँ पर कर्फ्यू जैसा माहौल है। गांव में पुलिस की संख्या दिख रही है, लगातार पुलिस बदली जा रही है। या तो पुलिस है या तो यहाँ पर पत्रकार हैं, और कोई भी नागरिक यहाँ दिख नहीं रहा है। इस घटना के बाद से इलाके का माहौल तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील दिखाई दे रहा है। अब स्थिति ये हुई कि एक एएसआई का निधन हुआ, 3 कर्मचारी हमारे रीवा गए हैं, तहसीलदार पनका को भी चोटें आई हैं और कलेक्टर एसपी मौके पर हैं। ऐसी स्थिति में अभी तो जो मैं बता पाऊंगा ये कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जो होना था बहुत ही दुखद हुआ। इस घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट कर दुख जताया और डीजी पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मऊगंज में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। रीवा जिले के पुलिस बल की भी तैनाती यहां पर की गई है। एसएएफ से अतिरिक्त बल भेजा गया है। प्रभारी आईजी रीवा रेंज, कलेक्टर, एसपी, एएसपी की तैनाती की गई है और बवाल वाले इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस लगातार वहां पर पेट्रोलिंग भी कर रही है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अब दर्शकों, एक और खबर आपको दिखाता हूं। अब जल्द ही देश में 300 किलोमीटर की दूरी मात्र 30 मिनट में पूरी की जा सकेगी। भारत की परिवहन प्रणाली को नई दिशा देने के लिए हाइपर लूप तकनीक पर काम तेजी से चल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के पहले हाइपर लूप ट्रैक का टेस्ट निरीक्षण किया है। और ये ट्रैक कैसे काम करेगा आपको बताता हूं दर्शकों। ये ट्रैक करीब 422 मीटर लंबा है। इसमें 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। अभी जो पॉट तैयार डिजाइन किया गया है उसकी परिवहन क्षमता 1000 किलो है। हाइपरलूप तकनीक में खंभों के ऊपर ट्रांसपेरेंट ट्यूब बिछाई जाती है। इसके अंदर एक लंबी सिग्नल बोगी हवा में तैरते हुए चलती है। अगर से तकनीक से 300 किलोमीटर की दूरी मात्र 30 मिनट में तय की जा सकेगी। यानी आप दिल्ली से जयपुर की दूरी कम समय में तय कर पाएंगे। अब आप सोचिए दर्शकों कि आप इतनी कम दूरी इतने कम समय में पूरी करेंगे तो ये मील का पत्थर साबित होगी। अब खबरों में दर्शकों आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चलता हूं संभल। संभल में त्रिदेवों ने होली मनाई है। होली को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, लेकिन वहां पर सीओ, एसपी और डीएम आज होली मनाते नजर आए। संभल के लोगों का होली का त्योहार मनाने के बाद अब रंग में सराबोर होना दिखाई दे रहा है। फिल्मी गानों पर थिरकते हुए डीएम पेंसिया की तस्वीर भी सामने आई। 14 मार्च को संभल में 46 साल बाद होली खेली गई। 64 साल बाद होली और रमजान का जुम्मा एक साथ पड़ा। संभल की प्रशासन ने पूरी तैयारी के साथ शांतिपूर्वक होली का त्योहार भी बनवाया और नमाज भी अदा करवाई। और सीएम योगी के भरोसे पर खरा उतरने के बाद योगी के त्रिदेव कहे जाने वाले डीएम, एसपी और सीओ होली खेलते नजर आए। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की छवि साफ और कड़क पुलिसकर्मी की है, लेकिन आज होली खेलने के दौरान उनका अलग ही रूप देखने को मिला। जब के बिश्नोई ग्लास डांस करते कैमरे में कैद हुए, चेहरे पर रंग, सिर पर ग्लास और बैकग्राउंड में बजता ईरानियन गाना जमाल कुडू। इधर सीओ अनुज चौधरी, जिनके बयान के बाद काफी हंगामा हुआ, वो भी पुलिसकर्मियों के साथ रंगीन पानी से भरे पूल में ठुमके लगाते दिखाई दिए। एडिशनल एसपी ऑफिस के परिसर में खेली गई इस होली में डीएम राजेंद्र पेंसिया भी मौजूद रहे और बलम पिचकारी गाने पर डांस करते हुए जमकर मस्ती करते दिखाई दिए। तो देखिए, ये सीओ अनुज चौधरी को आप देख पा रहे हैं, जो इस समय होली के जश्न में डूबे हुए और सारे संभल पुलिस के अधिकारी, चाहे मैं एएसआई की बात करें, चाहे मैसो की बात करें, चाहे सीओ अनुज चौधरी की बात करें, सभी पुलिस अधिकारी इस समय लगातार देखिए डटे हुए हैं। और ये होली जो है, यही नहीं, तमाम डीएम, एसडीएम सभी जो है अधिकारी, तो देखिए फिलहाल इस समय आप देख पा रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे दर्शकों। होली के दिन लालू प्रसाद यादव के बेटे ने पुलिसकर्मी को फिल्मी गाने पर डांस करने के लिए कहा और कहा कि अगर नहीं करोगे तो सस्पेंड कर देंगे। अब मामले में पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं बिना हेलमेट स्कूटी चलाने पर 4000 का फाइन किया गया। लालू के लाल तेज प्रताप के सिर से होली का खुमार उतरा ही होगा कि उनके पास चालान आ गया। चालान बिना हेलमेट गाड़ी चलाने को लेकर। होली के दिन तेज प्रताप सड़कों पर स्कूटी से फर्राटा भर रहे थे। शायद भूल गए थे कि हेलमेट लगाना अनिवार्य है, नहीं लगाया तो कट गया चालान। ट्रैफिक विभाग ने बिना हेलमेट स्कूटी चलाने पर तेज प्रताप यादव का चालान काट दिया। जिस गाड़ी को पूर्व मंत्री चला रहे थे, इसका इंश्योरेंस और पॉल्यूशन फेल था, लिहाजा पुलिस ने तेज प्रताप यादव के ऊपर 4000 का चालान किया, जिसमें बिना हेलमेट 1000, पॉल्यूशन फेल का 1000 और इंश्योरेंस फेल मिलने पर 2000 रुपए का चालान काटा है। तेज प्रताप का तो चालान कट गया, लेकिन वो पुलिसकर्मी भी नप गया जो तेज प्रताप की फरमाइश पर डांस कर रहा था। होली के दिन तेज प्रताप अपने आवास पर होली खेल रहे थे। उसी दौरान पुलिसकर्मी को फिल्मी गानों पर डांस के लिए ऑर्डर दे रहे थे। सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बस फिर क्या था, कांस्टेबल दीपक कुमार जो तेज प्रताप के अंगरक्षक थे, उनको न सिर्फ हटाया गया बल्कि लाइन हाजिर भी किया गया। लालू की अलग अलग तस्वीरों के सामने आने के बाद आरजेडी बचाव के मोड में है, तो बीजेपी जमकर संस्कारों पर हमला बोल रही है। सर्टन गोदी मीडिया जो बवाल मचा रही है, पर्दा डालना चाहती है पापों पर। खूनी होली बिहार में खेली गई, दौड़ा दौड़ा करके पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं, पुलिस वाले की हत्या हो रही है, पुलिस की आभा मर चुकी है। इन खबरों को तवज्जो देने के बजाय बुरा न मानो होली है। राजद का कल्चर ही है कानून का धज्जी उड़ाना, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मजाक उड़ाना। जो लोग राजद में रहे हैं वो कितना भी चेहरा बदल ले, सोच और संस्कार वही रहेगा। लालू के लाल का चालान कट गया है, पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हो गया है और शायद ये उदाहरण बनेगा कि नियम तोड़ोगे तो कानून अपना काम करेगा। बिहार के बाद लेकर चलते हैं पाकिस्तान, जहां बलूच लड़ाकों के पाकिस्तानी ट्रेन हाईजैक करने के बाद से लगातार अटैक जारी है। 5 दिन के अंदर बीएलए के लड़ाकों ने कई बड़े हमले किए हैं। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान इस समय परेशान हो गया है और थर-थर कांप रहा है। क्यों, बताता हूं आपको। एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ियों पर सुसाइड अटैक किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 90 पाक सैनिक ढेर कर दिए गए हैं। पहली ट्रेन हाईजैक, इसके बाद सुसाइड अटैक। बलूच लड़ाकू ने पाकिस्तान सेना को खत्म करने की कसम खा ली है। 2 दिनों में बलूचों के हमले से पाकिस्तान दहल उठा है, जिसका तोड़ ना तो पाकिस्तानी सेना के पास है, ना ही शाहबाज की सरकार के पास है। तो बस एक के बाद एक अपने पाकिस्तानी सैनिकों को गंवाना। बलूच लिबरेशन आर्मी ने रविवार को पाकिस्तानी सेना पर फिदायीन हमले का दावा किया। इसमें 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने का दावा है। हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ियां क्वेटा से कफ्तान जा रही थी। उसी वक्त नौशाकी हाईवे के पास में मजीद और फतेह ब्रिगेड ने सेना की काफिले पर सुसाइड बॉम्बिंग की। दावा किया जा रहा है कि फिदायीन लड़ाका विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर सेना के काफिले से टकरा गया। इसके बाद फतेह स्क्वाड ने सेना के काफिले में घुसकर हमला किया। जिस वाहन पर सुसाइड अटैक किया गया था वो पूरी तरीके से तबाह हुआ। सेना पर हुए इस हमले के बाद पाकिस्तान के कई फौजी दस्ते मौके पर रवाना कर दिए गए। पहले 214 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा और अब 90 सैनिक। एक के बाद एक हमलों से पाकिस्तान बुरी तरह करा रहा है, लेकिन उसकी अकड़ नहीं जा रही। वो बार बार बलूच के लड़ाकों खत्म करने की बात कर रहा है, लेकिन कोई सबूत अब तक नहीं दिख पाया। एक तरफ तालिबान है तो दूसरी तरफ बलूच के लड़ाके, यानी हर मोर्चे पर पाकिस्तान की शाहबाज सरकार घुटनों पर है। आगरा का ताजमहल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया दर्शकों। वजह आपको बताता हूं। ताजमहल में शिवजी का भेष रख एक शख्स पहुंच गया। एक शख्स शिवजी का भेष धारण कर हाथों में त्रिशूल लिए ताजमहल पहुंच गया। इसे देख लोग बाग चौंक गए। उसके बाद सेल्फी लेने लगे। हालांकि भगवान शिव का भेष लिए पहुंचा पर्यटक सीआरपीएफ के सामने आते ही रुक गया। सीआरपीएफ ने उसे जाने की इजाजत नहीं दी।
काफी समय तक पर्यटक इंतजार करता रहा, फिर त्रिशूल और डमरू बजाकर ताजमहल में प्रवेश कर दिया। तो आप अंदर जा सकते हो। मुझे रोका, प्रतीक्षा कराया, खड़ा रखा काफ़ी समय तक। उसके बाद थोड़ी बहस हुई, फिर कोई आए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ का सफल आयोजन कराने के बाद अब तैयारी अयोध्या में मेले के आयोजन की है। महाकुंभ में सनातन के पताके को योगी राज में कैसे फहराया गया, इसकी गवाही पूरी दुनिया दे रही है। 67 करोड़ श्रद्धालु खुद प्रयागराज पहुंचे और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन अब अयोध्या में कैसी तैयारी, दिखाते हैं। अब योगी राज में उत्तर प्रदेश प्रशासन की तैयारी अयोध्या में रामनवमी के मौके पर सफल मेले का आयोजन की है। चैत्र नवरात्रि की 30 मार्च से शुरुआत होने वाली है और इस मौके पर यूपी प्रशासन ने रामनवमी मेला लगाने की तैयारी कर ली है। प्रशासन मेले के आयोजन के लिए तैयार है। महाकुंभ की तरह इस बार भी सियासी घमासान छिड़ना कोई नई बात नहीं है, इसलिए नकारात्मक खबरें परोसने वाले को योगी ने साफ शब्दों में कहा कि दाल तड़के वाली ही अच्छी लगती है। प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है। एक बड़ा तबका था मीडिया का जो प्रिंट में भी, विजुअल मीडिया में भी, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से उस सकारात्मक लेखन के माध्यम से कार्य कर रहा था। लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो अच्छी बात को भी नकारात्मक दृष्टि से लिखता था और नकारात्मक दृष्टि से लिखता था। लोग बोलते थे, रोज प्रश्न मेरे सामने खड़े होते थे। मैंने कहा देखो, दाल तभी अच्छी लगती जब उसमें तड़का लगता है। अयोध्या में मेले के दौरान श्रद्धालु आस्था और प्रेम के साथ रामलला के दर्शन कर सकें, इसके लिए खुद डीजीपी प्रशांत कुमार आज अयोध्या पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अयोध्या में कैसा मेला लगेगा बता दें आपको। डीजीपी प्रशांत कुमार ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किया है, पूजन किया है। इसके बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने रामलला के दर्शन भी किए हैं। 30 मार्च को रामनवमी का मेला शुरू होने वाला है। मेले को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। रामनवमी की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर भी चल सकता है। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे, वैसी ही उम्मीद अयोध्या के लिए की जा रही है और इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। दर्शकों, अब देखना होगा कि मेले का आयोजन कैसे किया जाता है। बहरहाल खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और आपको एक बार फिर लेकर चलता हूं संभल, जहां विवादित ढांचे पर कोर्ट के आदेश के बाद आज से रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है। दिल्ली से 8-10 मजदूर पुताई के काम में लगे हुए हैं और दावा किया जा रहा है कि 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये, क्या हिंदू पक्ष जो भगवा रंग की मांग कर रहा है वो उसे लेकर कोर्ट जाएगा? संभल के विवादित ढांचों में आखिरकार रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है। शनिवार को एएसआई की टीम ने ढांचे का निरीक्षण किया और उसके बाद आज काम शुरू हुआ। दिल्ली की एएसआई की टीम के साथ 8-10 मजदूरों की टीम ने सफेद रंग से पुताई शुरू की। संभल में जो विवादित ढांचा है, अब उसकी पुताई का काम अब शुरू हो चुका है। सीढ़ियां आपको लगी हुई यहाँ पर देखिए दिखाई देंगी और यहाँ पर पेंट भी मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये विवादित शाही जामा मस्जिद का फ्रंट लोकेशन है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यूपी पुलिस की भारी तादाद में यहाँ पर मौजूदगी है, जहाँ पर पेंटिंग का काम देखिए यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए सफेदी करने के लिए जो मजदूर यहाँ पर आए हुए हैं वो अब देखिए पेंट को यहाँ पर मिला रहे हैं। बड़ी बात यह है कि 8 मजदूर लगे, एक हफ्ते में देखिए काम को पूरा भी करना है। विवादित ढांचे की पुताई के लिए आए मजदूरों का कहना है कि काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वो टीम के साथ आए हैं और उन्हें पुताई के लिए बुलाया गया है। इससे पहले शनिवार को भी जब मजदूर पहुंचे थे तो उनकी और उनके सामान की चेकिंग की गई थी। बारिश से को आप लोग पेंट करेंगे भैया? जी सर, बाहर से ही करेंगे पहले। बाहर से ही पहले करेंगे जी। कुछ कहा है आप लोगों को अधिकारियों ने? हाँ, बाहर से करने के लिए कहा है। बाहर से करने के लिए कहा है। अभी फिलहाल सफेद रंग का ही अनुमति मिला है कि हरे रंग को भी मिला है? सफेद रंग से पूरी मस्जिद होगी। सफेद ही जी। पुताई कोर्ट के आदेश पर हो रही है, एएसआई की निगरानी में हो रही है और इसे लेकर बीजेपी फैसले को स्वागत योग्य बता रही है। तो वहीं मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि एएसआई सिर्फ केयरटेकर है, ना कि मालिक। एएसआई के अंदर में जितनी भी जगहें हैं हमारी, वो यहाँ दिल्ली में भी हैं। एएसआई भी उनका रखरखाव का काम करता है। एएसआई ओनली केयर टेकर, एएसआई उनका मालिक नहीं है। एएसआई उनका केयर टेकर है, सिर्फ देखभाल करने वाला। पुताई का काम शुरू हो चुका है। कितने मजदूर लगे हैं सर? इस टाइम 9 मजदूर लगे हैं। 9 मजदूर। हाँ, कल और बढ़ जाएंगे। और बढ़ जाएंगे। कितना दिन लगेगा, क्या लग रहा है? अब देखिए जितने भी दिन लगे, हम तो हमारी तरफ से तो यही कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी कराएं। अभी केवल बाहर हिस्से की मजदूरी मिली कि अंदर भी पुताई होगी? पहले तो हम बाहर से करा रहे हैं। बाहर से ही करेंगे। जो हाई कोर्ट का मान्य हाई कोर्ट का आदेश है उसके अनुपालन में ही किया जाएगा जो भी करना। तो हाई कोर्ट का आदेश वो स्वागत योग्य है और सरकार का, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश की सरकार हो,
किसी भी धर्म स्थल का अपमान करना ये किसी भी प्रकार की नीति ना तो केंद्र की है ना प्रदेश की है। और न्यायालय अगर देता है कि रंगाई पुताई हो तो खूब अच्छी और खूबसूरत रंगाई पुताई, उसमें हर्ज क्या है। विवादित ढांचे की रंगाई पुताई का काम 10 दिनों में खत्म होने की बात कही जा रही है। वहीं 8 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि हिंदू पक्ष जो भगवा रंग करने की मांग कर रहा है उसका अगला कदम क्या होता है। वहीं संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया अब संभल को तीर्थ स्थल बनाने की बात कर रहे हैं। बयान इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सीएम योगी भी पहले कह चुके हैं कि जो हमारा है हमें मिलना चाहिए। इस बीच लगातार सनातनी सबूत भी संभल से सामने आ रहे हैं। संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था, यह एक सच्चाई है। दूसरा है संभल का महत्व। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे, अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे। जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। सीएम योगी के इस बयान के बाद ये तो साफ दिख रहा है कि संभल को लेने के लिए कानूनी लड़ाई जारी रहेगी और इसी बयान के बाद संभल प्रशासन भी एक्शन मोड में काम कर रहा है। संभल में एक के बाद एक सनातनी सबूत मिल रहे हैं। 68 में से कई तीर्थ और कूप मिल चुके हैं, लेकिन डीएम पेंसिया के एक बयान ने हलचल तेज कर दी है। डीएम का कहना है कि आने वाले दिनों में संभल को भी अयोध्या और मथुरा की तरह तीर्थ स्थल बनाया जाएगा। संभल को तीर्थ नगरी पहले थी, कुछ समय के लिए भूली बिसरी हो गई थी, किंतु पुनः हम इसे तीर्थ नगरी के रूप में, एक तीर्थाटन के नगर के रूप में विकसित करेंगे। जैसे अयोध्या जी हैं, काशी हैं, मथुरा हैं और प्रयाग हैं, हमारे जो नगर हैं। इसी तरह से जब संभल तीर्थ नगरी के रूप में विकसित होगा तो यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन बनेगा। संभल में हिंदू पक्ष शुरू से ही विवादित ढांचे को हरिहर मंदिर बताता आया है। वहां पूजा का अधिकार मांग रहा है। हिंदू धर्म गुरु संभल में कल्कि का अवतार होने की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये बयान बहुत कुछ इशारा कर रहा है। इस तरीके से पिछले कुछ दिनों में खुदाइयों के बाद, अतिक्रमण को हटाने के बाद मंदिर मिल रहे हैं, कूप मिल रहे हैं, बावड़ी मिल रही है, उससे स्पष्ट होता है कि संभल पूर्व काल में भी एक धार्मिक नगरी थी। अब इसको सजोया जाएगा, जो विरासत थी उसको बनाया जाएगा और निश्चित रूप से जैसे अन्य शहर उत्तर प्रदेश और देश के जो धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया, वैसे ही संभल पर भी ध्यान दिया जाएगा। संभल एक पुरातन शहर है। संभल का जिक्र पुराणों में भी संबलेश्वरपुर से आया है। संभल में एक पुरातन मंदिर भी है और वह हमारी पुरानी धरोहर है। वह अयोध्या जैसे, काशी जैसे, मथुरा जैसे हिंदुओं की धरोहर है और संभल में वापस से मंदिर स्थापित हो, ये अनिवार्य है। इस बयान के बाद रिपब्लिक भारत की टीम ने संभल में रहने वाले लोगों से भी बात की। क्या कहना है उनका, सुनिए। ब्रह्मा जी ने रचना करी थी सृष्टि की, तो उन्होंने ही पहले ही से संभल को तीर्थ स्थल घोषित कर रखा है और इसके पूरा काया पलट होना चाहिए। तीर्थ नगरी को वो पुनः उस रूप में लौटाना चाहते हैं जिसकी कि ये आकांक्षा यहाँ के निवासी रखते हैं। संभल तीर्थ नगरी होनी ही नहीं चाहिए है। मंदिर हैं, मठ हैं, कूप हैं और वहाँ जो है तीर्थ स्थल बने और पूरा संभल जो है अयोध्या जैसे और मथुरा जैसे वहाँ पर तीर्थ स्थल वो बने। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ रोचक खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रूंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रूंगटा स्टील